नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज कुल हम 30 क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? जगनिक की है कि तुलसीदास की है कि केशवदास की है कि सूरदास की है? तो बताइएगा कृष्ण गीतावली जो है वो किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसीदास ने जो है वो कृष्ण गीतावली की रचना की है। पूछ लिया जाए जगनिक ने इनकी रचना कौन सी है, तो परमाल लासों जो है वो जगनिक की रचना है। परमाल लासों, परमाल लासों जो है वो जगनिक की रचना है। ठीक है। केशवदास ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? कविप्रिया, कविप्रिया, रसिक प्रिया और हनुमान वाहक जो है वो केशवदास की रचना है। और सूरदास की इन्होंने सूर सागर और सूर सारावली और साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की रचना है। तो प्रश्न नंबर पहला का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसीदास ने जो है वो कृष्ण गीतावली की रचना की है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से बांसुरी किस लेखक की रचना है? बांसुरी जो है वो किस लेखक की रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की, गिरिजा शंकर माथुर की, सोहन लाल द्विवेदी की, हरवंश राय बच्चन की? तो बताइएगा बांसुरी किस लेखक की रचना है। तो ये सोहन लाल द्विवेदी की रचित रचना है बांसुरी। ठीक है। पूछ लिया जाए हरवंश राय बच्चन ने कौन सी रचनाएं की हैं, तो इन्होंने की है शतरंगिनी, त्रिभंगिमा, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश जो है वो हरवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरा का हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सोहन लाल द्विवेदी ने जो है वो बांसुरी की रचना की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से घोष वर्ण है? खा है, चा है कि माँ है कि छा है? तो बताइएगा घोष, घोष का मतलब दोस्तों होता है सघोष। सघोष वर्ण कौन सा है इसमें, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। माँ जो है ये घोष वर्ण कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? लोइक है कि किक है कि अक है कि एक है? तो लौकिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, एक प्रत्यय लगा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच के हैं कि पुर्तगाली के हैं कि अंग्रेजी के हैं कि जापानी के हैं? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पुर्तगाली शब्द हैं। आलपिन और जो गमला जो हैं वो पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं। ठीक है मित्रों, निम्नलिखित में से कारक के कितने भेद होते हैं? बताइएगा। 5 होते हैं कि 6 होते हैं कि 7 होते हैं कि 8 होते हैं? आपसे इसमें पूछ रहा है कारक के कितने भेद होते हैं, तो बताइएगा। तो दोस्तों याद रखना, कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं कारक के। कौन कौन से होते हैं बताइएगा। कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक और कौन सा होता है? संबंध कारक, संबंध कारक। ठीक है। और अधिकरण, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक, संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के कारक हैं। कारक जो हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संध है? निरंतर, दिग्गज, जगदीश की महिष। तो बताइएगा इसमें विसर्ग संध कौन सी है? विसर्ग संध इसमें पूछ रहा है, तो इसमें विसर्ग संध कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निरंतर में जो है उसमें विसर्ग संध है। इसका संध विच्छेद क्या होगा? निधन अंतर। निधन अंतर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिग्गज में व्यंजन संध है और जगदीश में भी व्यंजन संध है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निरंतर में जो है वो विसर्ग संध है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 बताइएगा, महाजन में समास पूछ रहा है, कौन सा है? कर्मधारय समास है कि द्वंद्व समास है कि द्विगु समास है कि अव्ययीभाव समास है? तो बताइएगा महाजन में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान है तथा पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और इसका जब विग्रह करोगे तो दोनों पदों के मध्य में है जो के समान आएगा, तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में कि अज्ञार्थक रूप में? तो दोस्तों भूतकालिक रूप में जो है वो क्रिया के रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे राम ने खाना खाया था और सीता ने भी खाना खाया था। यहाँ पर जो कर्ता जो है वो एक कर्ता तो है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग, लेकिन क्रिया नहीं बदल रही है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेंटेंस जो हैं वो भूतकालिक रूप में हैं, इसलिए क्रिया नहीं बदल रही है। तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार लिंग नहीं बदल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? गगन है, पृथ्वी है, चंद्रमा है कि वायु है? तो बताइएगा, अंबर का अनेकार्थी शब्द पूछा है, यानी कि पर्यायवाची पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। गगन जो है अंबर का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए गौरव का विलोम शब्द है, लाघव है कि लघुत्य है कि लघुता है कि लघुत्तम है? तो बताइएगा। तो गौरव का जो है वो विलोम शब्द क्या होता है? ये लाघव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द निषीद का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्र है कि रजनी, तम कि निशा? तो निषीद माने क्या होती है? ये रात्र के पर्यायवाची निषीद रात्र का पर्यायवाची। रजनी रात्र को कहते हैं, निशा भी रात्र को कहते हैं, लेकिन ये जो तम जो है वो अंधकार को कहते हैं, अंधकार को। ठीक है, तम जो है वो अंधकार को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तम मीन्स होता है अंधकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, लाइक अवश्य कर दें वीडियो को। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइएगा सभी लोग। बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना? तो बताइए कान का कच्चा होने का सही अर्थ क्या है? तो सुनी सुनाई बातों पर जो लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं वो कान के कच्चे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है मित्रों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें तत्सम नहीं है पूछ रहा है। स्कंद, कपोत, ईर्ष्या, हल्दी? तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, हल्दी। ये तद्भव रूप है, इसका तत्सम क्या होता है? हरिद्रा। ठीक है, हल्दी का हरिद्रा होता है। चलिए मित्रों अगला देखते हैं। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा, जो आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहे। तो इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध, अंतर्धान, अष्टम, सहस्त्र, अनुषंगिक? तो बताइए इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य वो शब्द लिखा हुआ है?
तो अंतर्धान ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अंतर्धान। ठीक है, अंतर्धान। मखमली जूते मानने का अर्थ क्या है, बताइए। मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, अपमानित करना। तो बताइएगा मखमली जूते मानने का अर्थ क्या है। मीठी बातों से लज्जित करना, किसी को मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, वो मखमली जूते मानना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस रस का स्थायी भाव रत होता है, भक्ति रस का, श्रृंगार रस का, कि दोनों का नहीं। तो बताइए रत जो है वो किसका स्थायी भाव होता है, वो श्रृंगार रस का होता है। ठीक है, भक्त रस का वात्सल्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव वो रत होता है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 बताइएगा, गोस्वामी तुलसीदास किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की, तुलसीदास की, श्याम सुंदर दास की, सदल मिश्र की। तो बताइएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जो है वो श्याम सुंदर दास ने लिखी है। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी रचना की है, रेल का विकट खेल जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, और सदल मिश्र की नासकेतोपाख्यान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास रचना जो है वो बाबू श्याम सुंदर दास की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त होगा शब्द होगा, पदभ्रष्ट, पदानुगत, पदानुगत की पदच्युत। तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पदच्युत जो है वो जो पद अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों चैनल को अब सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो उद्धत का विलोम शब्द नहीं है, सौम्य, विनीत, दोनों, स्थूल। तो बताइएगा। तो उद्धत का विलोम शब्द सौम्य भी होता है, विनीत भी होता है, लेकिन ये स्थूल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। उपयुक्त सभी गलत हैं। तो बताइए श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तुम, इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तुम, तुम्हारा। ठीक है, उत्तम पुरुष के हम, हमारा, मैं जो है ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभा का पर्यायवाची कौन नहीं है, सम्मिलित, परिषद, बैठक की महावर्तन। तो बताइए सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, परिषद माने सभा होता है, बैठक माने भी सभा होता है, और महावर्तन माने भी सभा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सम्मिलित माने सभा नहीं होता है। चलिए प्रश्न नंबर 24 बताइएगा। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, यहाँ पर कौन सा शब्द रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। बताइएगा सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो सभी लोग चैनल को लाइक अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो धर्मनिरपेक्ष हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें मित्रों। सभी मित्रों से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़ दोस्तों। फूले कांच सकल में छाई, जनु वर्षा ऋत प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार है कि श्लेष है कि रूपक है, उत्प्रेक्षा है। तो बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ये जनो, जन जानो, मन मानो, मनो, ये आदि शब्द जो आ जाएं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं कि रामधारी सिंह दिनकर हैं, अज्ञे हैं कि महादेवी वर्मा हैं? तो सुमित्रानंदन पंत को जो है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1968 में मिला था, हिंदी के क्षेत्र में 1968 में। और साहित्य के क्षेत्र में जो है ये 1965 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसमें 11 लाख रुपए मिलते हैं साहित्य पुरस्कार में। ठीक है, चलिए।